नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और आज इस वीडियो में मथुरा दास माथुर अस्पताल, हमारे शहर का पुराना अस्पताल और यहाँ की क्या सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर विशेष बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी हैं। विकास राजपुरोहित जी जो हैं वो अधीक्षक हैं मथुरा दास माथुर अस्पताल के। और विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। स्वागत है आपका मथुरा दास माथुर अस्पताल में, पश्चिमी तो राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में। सबसे बड़े अस्पताल में बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से एंटर करना है। और अब हम आगे चल के हम आपको बताएंगे विकास जी के साथ साथ कि यहाँ इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना वर्ष हो गया है आपको यहाँ अपनी सेवाएँ देते हुए एज एन सुपरिटेंडेंट? सुपरिटेंडेंट मेरा ये दूसरा टेन्योर है। Okay. लगभग मुझे सभी मिला के 3 साल से ज़्यादा हो गए, और इस अस्पताल में काम करते हुए मुझे लगभग 20 साल हो गए। 20 साल जी, बहुत बड़ा अनुभव है आपका। विभिन्न पदों पे रहा हूँ मैं, आरएमओ, वार्डन, नोडल कोविड और ट्रॉमा इंचार्ज, ट्रॉमा आईसीयू इंचार्ज। शायद इसीलिए सरकार ने आपको चुना है, क्योंकि आपको इस अस्पताल की सारी व्यवस्था के बारे में जानकारी है। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस अस्पताल में कितने विभाग हैं? इसमें हमारे जो ये सबसे बड़ा अस्पताल है, इवन राजस्थान में 2 नंबर का हॉस्पिटल है आफ्टर एसएमएस, ओके। और अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे। इसमें हमारे लगभग 35 डिपार्टमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट यू नेम इट वी हैव इट। ओके। तो ऑलमोस्ट सभी विभाग यहाँ कार्यरत है। सभी विभाग में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक हैं, पूरी फैकल्टीज़ हैं। कुछ नए विभाग भी हैं, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन है, रूमेटोलॉजी, डायबिटीज, ऐसे जो नए विभाग है वो भी हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं। फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशंस, तो ऐसा करके मतलब ऑलमोस्ट सभी विधाएं हमारे यहाँ हैं। इवन कैंसर के सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। ये जो हम लेफ्ट साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? जैसे ये कार्डियोथोरेसिक विंग है, इसमें अच्छा। कार्डियक ओपीडी, ओके। कार्डियोथोरेसिक ओपीडी, उसके बाद में आपकी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी वाला डिपार्टमेंट, पूरा ओटीज, उनके ऊपर उनके वार्ड्स हैं। तो कुल मिला के कार्डियक से रिलेटेड सारा इसमें है। ओके। और ये हेड कौन कर रहे हैं? ये डॉक्टर सुभाष बलारा और उनकी टीम है कार्डियोथोरेसिक की, और डॉक्टर रोहित माथुर है कार्डियोलॉजी के। ओके। तो दोनों मिलकर इसमें इस विंग को काम करते हैं। और इसमें उत्कर्ष द्वारा भी रिनोवेट किया गया एक ओटी और आईसीयू, तो उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। दान दातों का तो शुरू से ही बहुत सहयोग रहा है जोधपुर में, और स्पेशली हमारे अस्पताल पे तो बहुत उनका आशीर्वाद रहता है। और हर समय 2, 3, 4 उनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे वेटिंग हॉल बन रहा है, ये भी डोनेशन से बन रहा है। ये पूरा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है। मैं कैमरा वो- टीम से रिक्वेस्ट करूँगा, आप दिखा सकते हैं। वहाँ एक मंदिर भी बना है, और यहाँ पर एक वेटिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पेशेंट के साथ आने वाले परिवार के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये डॉक्टर साहब, मैं जो देख रहा हूँ, ये डायग्नोस्टिक विंग, ये अभी रिसेंटली डिज़ाइन है? अभी गत वर्ष ही शुरू हुई है। ये इसमें जैसे लेबोरेटरी से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट्स एक जगह करके, इसमें चाहे वो कलेक्शन सेंटर्स हो, चाहे रिपोर्ट डिस्पेंसिंग हो, या इवन सारी लेबोरेटरीज भी हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, इवन रेडियोलॉजी का सारे विभाग इसी में है, एक छत के नीचे है। ग्राउंड फ्लोर में रेडियोलॉजी है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है जी। इसमें। सीटी स्कैन, एमआरआई की मशीनें भी इसी में इंस्टॉल्ड है, सोनोग्राफी भी इसी में इंस्टॉल्ड है। हर जांच अवेलेबल है? सारी लैब से रिलेटेड सारे कार्य इस डायग्नोस्टिक विंग में संपादित किए जाते हैं। कई बार ना एक ये सवाल आता है कि सरकारी अस्पतालों में जब जांच कराते हैं तो रिपोर्ट आने में बड़ा वक्त लगता है, इसके चलते हुए लोग सरकारी में जांच कम करा पाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ओपीडी है लगभग 6000 का ओपीडी है, और प्रतिदिन हमारे यहाँ 30,000 से ज़्यादा जांचें होती हैं। ओहो। तो मतलब कम कराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। हाँ, कुछ जांचों में समय ज़रूर लगता है, क्योंकि उनके प्रोसेस ऐसे हैं। जी। कुछ स्पेशल हार्मोनल टेस्ट हैं, हाँ। कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं, ओके। दे टेक टाइम, है ना। अदरवाइज जो हमारी बेसिक टेस्ट है, सीबीसी तो 1 आवर में आ जाती है। ओके। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन चूंकि बहुत सारे टेस्ट एक साथ लिखे जाते हैं, तो जो बाकी जो कुछ रिपोर्टों के कारण उनको लगता है कि भाई इनकम्प्लीट हुई, उनमें 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। कुछ जांचें हमारी मेडिकल कॉलेज जाती है यहाँ से, क्योंकि कुछ मशीनें वहाँ पे भी है, डिपार्टमेंट वहाँ पे भी है। ओके। और वहाँ पे उसको कंफर्म भी किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। जी। केवल रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट प्रिंट करना, उसके बाद डॉक्टर उसको वेरीफाई करता है रिपोर्ट्स को। ओके। कैलिब्रेशंस होते हैं, मतलब उसको कंपेयर किया जाता है कि वाकई में
सिस्टम रैंडम सैम्पलिंग होती है उनकी, इसी वजह तो से समय लगता है। इस वजह से कुछ टेस्ट में समय लग सकता है, अदरवाइज हमारी जो रूटीन सारी टेस्टिंग है वो विद इन 4 to 6 आवर्स आ जाती है। ओके, और इवन ऐसा भी होता होगा कि जो पेशेंट आपके यहाँ भर्ती है उनकी जांच आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी पे रहती होंगी। नहीं बिल्कुल, वो आईपीडी सीरियस इमरजेंसी में आने वाले कुछ तो हम जिस पे हम लिखते हैं उसमें तो विद इन 1 आवर आ जाती है, और आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाती है, Okay. ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई है। अरे वाह। तो वो मरीज के पास भी पहुंच जाती है और इवन डॉक्टर्स के पास भी पहुंच जाती है, और उसी को और हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो IHMS जो राजस्थान सरकार का हमारा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर ये पूरा जैसे 80% वो लागू हो गया है, जयपुर में भी हो गया, हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो और भी ये चीज़ें फास्ट हो जाएगी और ऑनलाइन हो जाएगी, तो उसमें ये जो जाके रिपोर्ट कलेक्ट करना भी समस्या नहीं रहेगी उसमें, सब फ़ोन पे मिल जाएगा। जी। अच्छा, एक जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है ये, यहाँ पर कितने बेड्स हैं और इमरजेंसी की व्यवस्था कैसी है? बहुत ही अच्छा है, इसमें निरंतर विकास भी हो रहा है, निरंतर संख्या में वृद्धि भी हो रही है, ऑन डिमांड जैसे 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 मरीजों की संख्या बढ़ती है। यदि अभी बात करें तो हमारे पास लगभग 2400 के आसपास बेड्स हैं, ओके, जिसमें करीब 100 बेड्स इमरजेंसी के हैं, ओके। और 400 के आसपास ICU बेड्स हैं, जिसमें NICU PICU मिला के। तो ये कि बहुत बड़ा संख्या होती है कि लगभग 20% से ज़्यादा हमारे ICU बेड्स हैं अस्पताल में, तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये देखिए कि जो मल्टी लेवल ICU है, एक ही फ्लोर में सारे ICUs हैं इसमें, ओके। तो इससे हमारे मरीजों को भी दिक्कत नहीं आती। एक इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेज जो होती है कि न्यूरो को दिखाना है, गैस्ट्रो को दिखाना है, तो बहुत आसानी से हो जाती है इसमें। ओके। और मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है जब आप एक बिल्डिंग में एक साथ सारे ICUs रखते हो। तो डॉक्टर साहब, अभी हम जब इस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ये डिपार्टमेंट क्या है और यहाँ क्या क्या काम होते हैं? ये हमारी 2 नंबर गेट से सीधा आने पे हमारी एक ट्रॉमा OPD, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी बिल्डिंग है, जिसमें सारी OPDs हैं लगभग। न्यूरो और गैस्ट्रोलॉजी को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी OPDs हमारे इस बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दी गई है। तो सारे जो OPD के मरीज आते हैं जितने, वो सब एक जगह होते हैं। कई बार स्किन के मरीज को डायबिटीज़ में दिखाना होता है, न्यूरो में दिखाना होता है, तो वो सब एक साथ, न्यूरो सर्जरी में दिखाना होता है, तो वो सारे काम एक साथ हो जाते हैं। उसके अलावा जो ट्रॉमा है जी, वो भी इस तरफ ही है, तो जो पेशेंट एक्सीडेंट्स के आते हैं, इमरजेंसी के आते हैं, तो वो भी यहाँ रिसीव किए जाते हैं। इसी के साथ मेडिसिन इमरजेंसीज भी है, कार्डियक इमरजेंसीज भी है। तो कहने का मतलब ये बिल्डिंग हमारी हॉस्पिटल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जिसमें सारी इमरजेंसीज और सारी OPDs एक्सेप्ट जनाना एंड न्यूरो गैस्ट्रो। जनाना चूँकि सेपरेट बिल्डिंग है हमारी, पीडियाट्रिक और जनाना की, तो वो वहाँ चलती है, जो बिल्कुल एडजॉइनिंग है, वो भी इंटरकनेक्टेड है इससे, और बाकी सारी OPDs और इमरजेंसीज यहाँ चलती है। ओके, तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप OPD के मकसद से हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो आपको इस बिल्डिंग में आना है, और अगर कोई इमरजेंसी भी हुई है तो भी आपको इसी बिल्डिंग में आना है। आप थोड़ा कैमरा पीछे घुमा के दिखाएंगे, वो ट्रोमा का जो सेंटर है वो पीछे की तरफ बना हुआ है, और ये होता है अति संवेदनशील एरिया, क्योंकि यहाँ पर ट्रोमा सेंटर में इमरजेंसी केसेस जो हैं वही ऑप्ट किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले विकास जी, हम और ट्रॉमा सेंटर के बारे में जानना चाहेंगे। ट्रॉमा इमरजेंसी को समझ लेते हैं, कितना अत्याधुनिक है हमारा ट्रॉमा? हमारा लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है, जो बेस्ट ट्रॉमा सेंटर होता है, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हमारे को ऑन फ्लोर मिलती है। और कार्डियोथोरेसिक से लेके, न्यूरो सर्जन से लेके, एनेस्थेटिस्ट से लेके, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, सारे हमारे यहीं उपलब्ध होते हैं। और सो हमारे बहुत अच्छी संख्या में राजस्थान सरकार द्वारा स्टाफ भी उपलब्ध कराए हुए हैं। सबसे पहले पेशेंट यहाँ आता है, उसके बाद ये रिसेप्शन जोन है ट्रॉमा का। अच्छा, सबसे पहले सारे पेशेंट यहाँ लिए जाते हैं, यहाँ से फिर ट्रायज किया जाता है। तो ये हमारा ट्रॉमा जोन है, यहाँ सारे रिसेप्शन, सारे पेशेंट रिसीव किए जाते हैं जी। 20 के आसपास तो बेड फिक्स है, उसके अलावा हमारे पास 50 से ज़्यादा ट्रॉलीज हैं, तो उन पर भी हम मैनेज कर लेते हैं। फिर जब ट्रायज कर देते हैं, ज़्यादा सीरियस, मॉडरेट सीरियस, कम सीरियस को डिवाइड करके, उसके हिसाब से फिर रेड जोन, येलो जोन और वार्ड में इलाज के बाद शिफ्ट कर दिया जाता है। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि इसी ट्रॉमा सेंटर में हमारे पास प्लास्टर रूम भी यही है, CT स्कैन भी यही है, सोनोग्राफी भी यही है, यानी मरीज का तो मरीज को कहीं और, एक्सरे भी यही है। ओके। तो मतलब इस हॉल के बाहर जाने की जरूरत नहीं है उसको। अत्याधुनिक हमारी 256 की बढ़िया से बढ़िया हाई एडवांस्ड हमारी CT स्कैन की मशीन लगी है। CT स्कैन मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है। इस डिपार्टमेंट को कौन हेड करते हैं? नहीं, ये रेडियोलॉजी द्वारा संपादित किया जाता है। अभी ये PP मोड पे है, लेकिन हमारा रेडियोलॉजी विभाग भी इसको मॉनिटर करता है। सोनोग्राफी कक्ष भी यही है, एक्सरे कक्ष भी यही है। ओके। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जैसे येलो जोन में सीरियस पेशेंट लेते हैं, जो कम सीरियस होते हैं उनको हम यहाँ येलो जोन में लेते हैं, रेड जोन में, उसके बाद में येलो जोन यहाँ पर। और ये या फिर और स्टेबल पेशेंट्स को हम वार्ड में ले लेते हैं। अच्छा, ये ट्रॉमा कैजुअल्टी वार्ड है। ओके। आफ्टर स्टेबलाइजेशन, इनिशियल मैनेजमेंट, सेकेंडरी सर्वे वगैरह सारा हो जाता है, उसके बाद हम इसको ट्रॉमा ऑब्जर्वेशन वार्ड में लेते हैं। ओके।
यहाँ जैसे कई बार हम ये देखते हैं सर कि ईसीजी कक्ष भी है। अच्छा ईसीजी एक हमारी रैपिड रिस्पॉन्स ईसीजी को भी आप दिखा सकते हैं। हाँ। हाँ, आप कुछ बता रहे थे रैपिड। एक हमने 2 तरह की टीम्स भी बना रखी है, आरआरटीज भी बना रखी है, उनके भी सेंटर्स यहीं चलते हैं। कोई अर्जेंसी में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो लोग रश करते हैं वहाँ पे। एक मेडिसिन की अलग टीम चलती है, एक ट्रॉमा की अलग चलती है। तो वो चाहे वार्ड्स में भी कोई सीरियस होता है तो हम लोग उनके माध्यम से एक बार अप्रोच करते हैं, तो हमें भी पूरी जानकारी रहती है उन मरीजों की। तो हम क्लिनिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ वगैरह सब मिल के फिर उसको जो बेस्ट उसके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है वो हम करते हैं। जी, ये यहाँ पर कैश काउंटर लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ तो मुफ्त इलाज होता है ना? मुफ्त इलाज होता है, लेकिन चूंकि हर चीज़ की एक फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है कि हम हर टेस्ट पे कितना खर्चा कर रहा है। मरीज के लिए मुफ्त है, लेकिन अस्पताल को तो उस पर खर्चा करना पड़ता है। तो हमारी उस फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए हम उसको एक रिसिप्ट देते हैं कि भाई इतने इतने हज़ारों रुपए का आप पे टेस्ट किया गया है, लेकिन है निःशुल्क सारा। उससे हम किसी प्रकार का शुल्क लेते हैं, एक हमारी एंट्री के लिए, हमारी ऑडिटिंग के लिए, हमारे कलेक्शन के लिए कि हमारे पास हमने प्रतिदिन कितना खर्चा किया। क्योंकि गवर्नमेंट भी हमको पैसा देती है, तो हमें उनको वापस पूरा हिसाब किताब भी तो देना पड़ेगा ना कि कितना खर्चा हुआ, कितने टेस्ट हुए। आप देखिए कि 30,000 से ज़्यादा टेस्ट करना, 6,000 से ज़्यादा ओपीडी को सर्व करना, तो बहुत खर्चा होता है सरकार का इसके अंदर। तो एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हर चीज़ का हिसाब किताब रखा जाए। जैसे अब मैं यहाँ शुरू करूँ, जैसे ये हमारी एक हेल्प डेस्क है, इंक्वायरी है, ये 24/7 रन करती है। तो इसमें हमारे स्टाफ 24 घंटे रहते हैं, किसी प्रकार की मदद के लिए, कॉल्स के लिए, कोई भी आपस में कोई कॉम्बिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन करना हो तो उसके लिए पूरी टीम चलती है। उसके अलावा हमारा एक शिकायत बॉक्स भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये दिखाना ज़रूरी है। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है पूछताछ जो कि इंक्वायरी है। यहाँ पर एक शिकायत बॉक्स भी रखा गया है जिसमें अगर आप यहाँ की किसी भी सेवा से नाखुश हैं या परेशान हैं उसकी कंप्लेंट भी यहाँ कर सकते हैं। आप इसको प्रेज भी करते हैं कई लोग। हाँ, प्रेज भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट सही है कि अगर आप यहाँ की कोई सुविधा को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, और सुझाव भी दे सकते हैं। सुझाव भी दे सकते हैं। ये पूछताछ है यहाँ पर, और ये है दवा वितरण केंद्र। ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्र है, यानी कि कुछ दवाइयाँ जो हैं आपको यहाँ मिल सकती हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ओपीडी जो है उसका टाइमिंग क्या है यहाँ पर, और कौन कौन से डेज में रहता है? नहीं, ये प्रतिदिन रहता है। हाँ। छुट्टी के दिन 9 से 11 रहता है जी। बाकी दिन 9:30 बजे से 3 बजे तक जो सर्दियों में, और अप्रैल के बाद ये 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का हो जाएगा। और उसके बाद इमरजेंसी 24 घंटे चलती रहती है। और इसमें हमने सारे ओपीडी काउंटर्स बना रखे। इवन ओपीडी काउंटर्स हमारे डिपार्टमेंट्स के पास भी हैं। जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट ओपीडीज है वहाँ भी उनको डेडिकेटेड भी एक मैं आपको ऊपर चले हुए तो बताऊंगा जी। वहाँ भी हमने अलग भी लगा है, लेकिन ये कॉमन है जी। जैसे आरजीएचएस का काउंटर हमने अलग बना रखा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जी, उसका काउंटर हमने अलग बना रखा है। डॉक्टर साहब, मैं इस सुविधा के बारे में भी जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने सुना था शायद ये आपके अस्पताल में बहुत रिलीजियसली फॉलो की जा रही है, टेली ट्रोमा केयर। जी, टेली ट्रॉमा का मतलब है कहीं दूर कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, कोई बात चलनी है, किसी को राय लेनी है, तो वो यहाँ आए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, या हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन देना चाहे, या मरीज़ की कंडीशन क्या है हम उसको कोई एडवाइस देना चाहे। क्योंकि ट्रॉमा का जो ट्रीटमेंट है वो एट सीन भी शुरू हो जाता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी रहता है, और यहाँ आने के बाद तो होता ही है। तो जो गोल्डन आवर्स और प्लेटिनम 10 मिनट्स का जो रोल है वो उसमें हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है, ताकि वहाँ भी यदि किसी के जैसे मान लो सीजर्स आ रहे हैं तो वो हमें वीडियो शेयर करता है, तो हम उसको कहते हैं इसमें ये ड्रग लगा सकते हो, सर्वाइकल कॉलर लगा सकते हो, स्प्लिंट लगा सकते हो। तो ये हमारा जो मरीज का जो ट्रीटमेंट है वो जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से शुरू हो जाता है, प्राथमिक उपचार। हाँ, अच्छा, कई बार सलाह भी ली जाती है। जैसे मान लो किसी सेंटर पे सीटी स्कैन तो हो गया, लेकिन वहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, चेस्ट के डॉक्टर साहब नहीं है, तो वो हमको सीटी शेयर कर लेते हैं, तो हम यहाँ से राय लेके उनको राय दे देते हैं कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार अननेसेसरी एक कंसल्टेशन के लिए आदमी इतना दूर 250 किलोमीटर चल के आता है, जीवन को रिस्क पे भी डालता है, इतना ट्रैवल करता है, खर्चा भी होता है। तो एक टेली ट्रॉमा की जो सुविधा है ये हेल्थ में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, और इसको हम और डेवलप करना चाह रहे हैं। एक हेल्प कॉल सेंटर भी हम डेवलप कर रहे हैं इसका, ताकि ये और अच्छा चले और आसपास के पूरे लोगों को कहीं इंस्टेंटली सलाह लेनी हो, जैसे ईसीजी करा ली किसी ने, चेस्ट पेन हुआ, तो हम दूसरी डिपार्टमेंट भी इसको शुरू करना चाह रहे हैं कि जैसे ईसीजी करा ली, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हर जगह उपलब्ध नहीं होता, तो दे शेयर अस द ईसीजी एंड वी एडवाइस देम अकॉर्डिंगली। ओके, और इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सर्जिकल ओपीडी के बाहर इस समय खड़े हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओपीडी की जो स्लिप बनती है उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होती है? देखिए, सबसे जो राजस्थान सरकार के जितने भी नागरिक हैं उन सबको निःशुल्क इलाज दिया जाता है,
यहाँ आने वाले सभी व्यक्तियों को चूंकि उसकी पात्रता तय करने के लिए एक हमारे पास आधार कार्ड है जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आवंटित है, वो उसकी आवश्यकता रहती है। आधार, जन आधार कार्ड में से कोई भी उपलब्ध हो, या फिर कोई आईडी, अगर मान लो इमरजेंसी है तो आप अपना फ़ोन नंबर, नाम से भी पर्ची कटा सकते हैं, लेकिन वो केवल इमरजेंसी केसेस के लिए अलाउड है। बाद में उसको आधार उसमें अटैच कराना पड़ेगा आपको। और माँ योजना के लाभ के लिए आपको जन आधार कार्ड की आवश्यकता रहती है और माँ योजना में रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। तो मैं सभी नागरिकों से अपील करूँगा कि अपना आधार अपडेट रखें, जन आधार भी अपडेट रखें और माँ योजना का जो कार्ड है उसको भी अपडेट करें, ताकि सडन जब इमरजेंसीज आती है तब ये चीज़ें हमारे पास कभी कभी नहीं होती है। हालांकि इलाज में देरी नहीं करते हम लोग, लेकिन क्योंकि माँ योजना एक इतनी अच्छी इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें आपका 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। तो उसके लिए यदि आपको एक छोटा सा कार्ड एक बना के रखना है तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहता है। सबको बनाना चाहिए। तो सबको बनाना चाहिए, मैं यही अपील करूँगा। और हमारे बहुत सारे तो उसके ऑटोमेटिकली पात्र हैं, जो हमारे गरीब तबका है, चाहे BPL वाले हैं या जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ऐसे कई ग्रुप्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली उसके पात्र हैं। और यदि सामान्य व्यक्ति भी कोई, उसको 800-700 रुपये की एक मिनिमल फीस है, उसको करके आप पूरे साल भर के 25 लाख रुपए का बीमे का लाभ उठा सकते हो। ग्रेट, तो इसका भी लाभ ज़रूर उठाइए। ये डायग्नोस्टिक सेंटर कब शुरू हुआ सर, और यहाँ कौन कौन सी जांचें होती हैं? ये जनता को समर्पित हुए इसको करीब 1.5 साल हो गए हैं। अच्छा, नया और बनने में इसको 3-4 साल लगे और ये 35-40 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट था। और अभी इसमें हमारी जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट्स इसी बिल्डिंग में है। कलेक्शन सेंटर्स डिफरेंट आपने देखे होंगे, हॉस्पिटल में है, OPDs में भी है, वार्ड से भी डायरेक्ट कलेक्शन भी होता है, सारा इकट्ठा होकर यहाँ आ जाता है, यहाँ बेसमेंट में कलेक्ट होता है, फिर विभिन्न विभागों में चला जाता है। और ये फ्लोर वाइज आपके ये जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे जी, जैसे तो सबसे पहले सैंपल कलेक्शन व रिपोर्टिंग सेंटर बेसमेंट में, ओके। उसके बाद में रेडियो डायग्नोसिस हम खड़े हैं अभी है। अच्छा, जिसमें CT स्कैन, MRI, रेडियोलॉजी, सोनोग्राफी की मशीन, 3 मशीनें सोनोग्राफी की लगी हुई है यहाँ पे। बाकी जनाना में अलग है, ट्रॉमा में अलग है, ICUs में अलग है, करीब 14 सोनोग्राफी मशीन है हमारे यहाँ। और एक MRI शायद आपके ऑफिस के पास भी है। हमारे पास 2 MRI है पूरे हॉस्पिटल में और 3 CT स्कैन्स है। ओके, ट्रॉमा में अलग CT स्कैन है, इसमें अलग है, और ओल्ड बिल्डिंग में अलग है CT स्कैन। तो मरीज को कहीं भी दिक्कत आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसके बाद फिर जैसे फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी है, और उसके ऊपर फिर बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी है। कुछ शेयरिंग है पर मोस्टली सारी लेबोरेटरी इसी बिल्डिंग में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा डायग्नोस्टिक सेंटर जो है ये अस्पताल के कैंपस से कनेक्टेड है, ताकि मरीजों को लाने ले जाने, जांच करवाने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दिव्यांग सेवा केंद्र जोधपुर, ये किस तरह से काम करता है और कैसे हेल्पफुल है, थोड़ा बताइए। बेसिकली राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है दिव्यांगों के लिए, क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड होते हैं और उनके लिए कार्ड बनता है। उस कार्ड के आधार पर उनको बहुत सारे सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट में आरक्षण भी मिलता है। तो बहुत सारे लोग जो दिव्यांग हैं उनकी मदद होती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसलिए हमारे पूरे 5 डेज तक, इवन आज देखो संडे पे भी ये ओपन है यहाँ पे, है ना। तो ये इसमें जितने भी फॉर्म्स आते हैं, हम पेरिफेरी में कैंप्स भी लगते हैं, उन सब के फॉर्म्स आते हैं, फिर डॉक्टर्स के द्वारा उनकी जांच करके उनको एक परसेंटेज का सर्टिफिकेशन दिया जाता है, कितने प्रतिशत दिव्यांगता है, तो उसके बाद में उसके हिसाब से उसको लाभ मिलते हैं सारी तरह। और बहुत ज़्यादा उसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उसमें ये पूरा हमारी सेल है, इसके हमें एक डॉक्टर साहब नोडल भी हैं इसके, जो ऑर्थोपेडिक्स के हैं। इसके अलावा PMR इस विभाग भी इसका पार्ट है। और जैसे अब ये जनवरी की बात करें तो करीब 1000 से ज़्यादा हमने UDID कार्ड बनाए, मतलब पुराने पेंडिंग से 600 नए रिसीव हुए और 1000 बनाए, और अब फैब की अब डाटा चल रहा है। प्रतिदिन हम करीब 100+ अपलोड करते हैं, मतलब। ग्रेट। और ये राजस्थान का कोई भी नागरिक करवा सकता है या सिर्फ जोधपुर? नहीं, ये राजस्थान का है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले ई-मित्र से अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसको जोन वाइज अलॉट होते हैं हॉस्पिटल। पर चूंकि मथुरादास माथुर अस्पताल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इन दिव्यांगों में मेनली ENT, आई, न्यूरोलॉजी, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, न्यूरोसर्जरी, इन सब की आवश्यकता रहती है। तो अन्य सभी में कई बार ENT नहीं मिलता है, तो वो भी हमारे पास ही आते हैं सारे के सारे। तो हमारी जोन, वैसे तो हमारा काम जोन का है हमारे, लेकिन हमारे पास बाड़मेर, नागौर, पोखरण, फड़ौदी, पूरा वेस्टर्न राजस्थान से यहीं आते हैं, रेफर होके भी यहीं आते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे पे मतलब उस पर रहता है कि काफ़ी काम करना पड़ता है इसमें। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे दिव्यांग प्रतिभा है तो ई-मित्र से अप्लाई करके उनको ई-मित्र से अप्लाई करवाएं और यहाँ पर उनका दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो बनाएं, जिससे कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ वो उठा सकते हैं।
मथुरा दास माथुर अस्पताल में जो नेत्र चिकित्सा विभाग है वहाँ से डॉक्टर अरविंद चौहान साहब हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के हेड हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ नेत्र चिकित्सा को लेकर क्या क्या सुविधाएं आम जनता के लिए उपलब्ध हैं? हाँ, हमारा विभाग पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है और यहाँ 300 से 400 का ओपीडी होता है और सभी तरह के ऑपरेशन होते हैं और करीब 30 से 40 ऑपरेशन डेली के होते हैं। अब अगले 3 दिन की छुट्टी है, इसमें भी हम इमरजेंसी सर्विसेज देंगे, जिसमें छोटे बच्चों के ऑपरेशन है, कॉर्नियल टीयर है, रोड साइड एक्सीडेंट है, वो सब मैनेज करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा बेस्ट सेंटर है जोधपुर का ये। अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल भी आप ऐसा करते हैं जो आम जनता को जानकारी दें उसके बारे में? हाँ, आई की माइक्रो सर्जरी है या फैको सर्जरी है, उसमें हमारे पास सारी लेटेस्ट और विदेशी मशीनें हैं और हमारे एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस का भी प्लान चल रहा है जिसमें हम और अच्छी सुविधा दे पाएंगे मरीजों को। नेत्र चिकित्सा के लिए कोई स्पेसिफिक बेड संख्या है यहाँ पर? हाँ, हमारे एमसीआई नॉर्म्स के अनुसार 2 यूनिट संचालित होती है और 30 बेड पर यूनिट के हिसाब से 60 बेड पर हम ऑपरेट करते हैं। That's great. जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है जोधपुर का, जो 60 बेड पे ऑपरेट कर रहा है। और रोज़ाना कितनी ओपीडी होती है यहाँ पर? 300 से 400 का ओपीडी है। 300 से 400 ओपीडी पर डे? आज छुट्टी का दिन है, होली का त्यौहार है, फिर भी आज 50 से हाँ, हम ऊपर- देख पा रहे हैं पीछे लोग बैठे हैं आज काफी। 50 से ऊपर का ओपीडी होगा। ग्रेट सर, बहुत ही नेक काम आज कर हम रहे एक हैं। छोटी सर्जरी भी करेंगे, इमरजेंसी सर्जरी जो भी रात को आती है हम इमीडिएट विद इन 24 आवर सर्जरी करते ओपीडी टाइमिंग क्या रहता है आपका? हैं। वैसे तो 9 to 3 है और छुट्टी वाले दिन 9 to 11 रहता है। जी और होली के लिए स्पेशल इनकी ऑन फ्लोर डॉक्टर्स जैसे स्किन है, आई है, जी ईएनटी है, इनके हम 24/7 हमारे ड्यूटीज भी है। मतलब ओके, होली पे, दिवाली पे स्पेशल जो त्योहारों पर पटाखों पे जो रंगों से जो नुकसान होता है। ग्रेट। चमड़ी में, आंखों में जो भी इंजरी आएगी हम उनको इमीडिएट इंटरवेंट करेंगे और ऑपरेट करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं हर फ्लोर पे देख रहा हूँ ये डीडीसी काउंटर लगे हुए हैं, क्या है ये और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? बेसिकली ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जो हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, उसमें जो करीब 2700 तरह की जो दवाएं हैं और 1200 जो एनआरडीज़ हैं, ईआरडीज़ हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब हमारे यहाँ अस्पताल में निःशुल्क मिलते हैं। तो उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने नीचे तो कॉमन डीडीसीज हैं ही, ओपीडी के पास आप हर ओपीडीज़ में डीडीसी हैं। उसके अलावा जैसे अब ये वार्ड के लिए भी यहाँ ही डीडीसी बना दिया ताकि ये 24 घंटे रन होता है। तो इस वार्ड्स के लोगों को कभी भी मरीजों को आवश्यकता होती है इस जगह की, जैसे यहाँ भी है, जैसे वो सामने भी एक डीडीसी है। तो मतलब कहने का मतलब मरीजों को बहुत मिनिमल हर वार्ड में दिक्कत आनी चाहिए। हर वार्ड के बाहर है। ऑलमोस्ट कोशिश ये की है कि एक ऐसा डीडीसी हो जो आसपास के दोनों तीनों वार्ड को कैटर कर सके। एमडीएम अत्याधुनिक मशीनों के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। जैसा कि सर ने पूर्व में बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है और अभी हम जिस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये क्या है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बेसिकली ये डीएसए न्यूरो इंटरवेंशनल लैब है जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी आदि के मरीज होते हैं जिनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, एन्यूरिज्म्स हैं, तो उनको कॉइलिंग करने के लिए, स्टेंट्स करने के लिए ये लैब यूज़ होती है। एक तरह की एडवांस कैथ लैब है जो न्यूरो इमेजिंग करती है और फिर वहाँ पे उसको लोकलाइज करती है और फिर उसको कॉइल कर देती है ताकि रीब्लीड्स ना हो। तो एक बहुत एडवांस्ड है, इसमें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इसको देखता है और डॉक्टर शरद थानवी जी इसको भी कर रहे हैं। हाँ जी, और ये बहुत ही एडवांस्ड है। इसमें काफ़ी एडवांस केसेस जो कहीं दूसरे अस्पतालों में नहीं हुए हैं वो भी हमने यहाँ करे हैं इसमें। तो ये राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा जन उपयोगी एक सेंटर है जिसमें एक न्यूरो इंटरवेंशनल जो पहले कभी नहीं होती थी जोधपुर में, वो यहाँ होती है, जिसमें कोई सर्जरी नहीं होती, केवल नाड़ी के सहारे, वेन्स आर्टरीज के सहारे ब्रेन में पहुंचा जाता है और वहाँ जाके कॉइल डाल के छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो ना ब्रेन खोलने की ज़रूरत है ना कुछ और की ज़रूरत, और दोबारा फिर वो ब्लीड नहीं करेगा जो एबनॉर्मल कलेक्शन है ब्लड का, वो कभी भी। तो ये सिर्फ जोधपुर में यहीं उपलब्ध है? ये यहीं है सर, कहीं नहीं है, प्राइवेट में भी नहीं है। ग्रेट सर, अब हम ये मल्टी लेवल आईसीयू में प्रवेश कर रहे हैं। ये बिल्डिंग भी शायद नई बनी है? हाँ, ये भी अभी 2 साल ही हुए हैं इसको। और पूरी फंक्शनिंग 2 साल पहले हमने शुरू कर दी थी इसको, अब इसके सारे फ्लोर हमने चला दिए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, क्या क्या है यहाँ पर? ये राजस्थान सरकार की तरफ से कोविड में ये सैंक्शन हुई थी, उसके बाद अब ये पूरे सबके यूज़ आ रहा है। इसमें 120 बेड के आईसीयू है बेसिकली, 4 फ्लोर में डिवाइडेड है। हर फ्लोर पे 26-27 के आसपास बेड्स हैं और कुछ इमरजेंसी बेड्स हैं नीचे। तो हम सीधा ऊपर ही चलें? हाँ, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी जैसे माँ योजना का काउंटर है, जैसे जो मरीज एडमिट हो जाते हैं तो उनका माँ योजना से रिलेटेड काम यहाँ हो जाता है। कैश काउंटर भी यहीं हो जाता है। डीडीसी भी इस बिल्डिंग की यहाँ है, हर फ्लोर पे दिया, हर फ्लोर पर डीडीसी है। मतलब दवाइयाँ आपको हर फ्लोर पर मिल सकती है यहाँ पर। ये जागरूकता
हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी ज़रूरी है जो कभी भी मेडिकल कंडीशन के वक्त एमडीएम हॉस्पिटल में आए। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जब भी आप मथुरा दास माथुर अस्पताल में आएँ, आपको पता हो कि कौन कौन सी जांचें कहाँ होती है, क्या क्या प्रोसेस है। उसी के लिए मैं डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो खुद स्वयं हमें यहाँ की सारी जानकारी आप तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। हमारे क्या है, राजस्थान सरकार का जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसका केंद्र बिंदु पेशेंट को माना जाता है जी। तो प्रतिदिन हमारी मीटिंग्स भी होती रहती है। अभी देखिए एक नया संवाद शुरू किया है इसमें हेल्थ पे, जिसमें हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, सेक्रेटरी मैम है, वो प्रति सप्ताह हम लोगों से बात करते हैं और हम उनको फीडबैक देते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करते हैं, वहाँ से सुझाव डायरेक्शंस आते हैं। तो हर सप्ताह उसको ठीक करते हैं, ताकि नहीं तो कई बार पूरा लेटर गया उसमें बहुत टाइम लग जाता है कई बार। तो ये जो संवाद जो शुरू किया गया है वो बहुत हेल्पफुल है। अभी आपने जिक्र किया है कि समस्याओं के बारे में बात, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैक्सिमम क्या कंप्लेंट्स होती हैं यहाँ आने वाले पेशेंट या उनके परिवार के सदस्यों की? एक तो वो परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, एक तो उनको जल्दी ठीक होना होता है, एक तो एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। जबकि बीमारी एक तो बहुत लंबे समय तक होने के बाद इस कंडीशन में आती है, फिर हर बीमारी को ठीक होने में अपना समय लेती है बीमारी। दवाएँ देने के बावजूद भी मेडिसिन ऑल्सो टेक सम टाइम टू क्योर द पेशेंट। तो जैसे मान लो हम टीबी की बात करें तो इसमें 3 महीने लगते हैं, लीवर जॉन्डिस की बात करें तो 2 महीने लगते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो 6 महीने लगते हैं, ट्रॉमा हो गया तो मतलब कहने का मतलब ये कि तो उसको एक तो रहता है कि तो उसमें हमारा जो काउंसलिंग और जो न्यूज़ अपडेट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उसको समझा देते हैं, शुरू में उसको बहुत शंकाएँ होती है, बहुत ज़्यादा वो होती है, बाद में उनको समझ में आता है कि बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कई बार डायग्नोसिस में लेट भी होता है, प्राइमरी डायग्नोसिस कुछ होता है, सेकेंडरी कुछ हो जाता है। तो एक तो वो एक रहती है, तो उसका तौर तो यही है कि भाई मरीज को बताया जाए, समझाया जाए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका। और दूसरा बाकी समस्याएं तो ज़्यादा नहीं है हमारी, और कुछ चूँकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। आप देखिए कि डॉक्टर्स हैं, मरीज हैं, अटेंडेंट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, रेडियोग्राफर्स हैं, फिजियोथेरेपी, सो मैनी ग्रुप्स आर देयर। अब उनका कहीं ना कहीं ह्यूमन कई बार आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कई बार बिहेवियर कई बार मरीज का अच्छा नहीं होता, कई बार हमारे विभाग की टीम का अच्छा नहीं होता, तो वो एक बड़ी समस्या होती है। मोस्टली हमारे 2-3 इश्यूज यही रहते हैं ज़्यादातर, संतुलन बनाना बहुत तो उसको आपस में अच्छा इसकी ट्रेनिंग्स भी होती है। हम लोग बाहर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे साइकेट्रिस्ट हैं या कई बार एनजीओज हैं, जैसे हमने ब्रह्म कुमारी है, जैसे हार्टफुलनेस है, इनको भी बुला के हम सेशंस भी करवाते रहते हैं कि भाई आप रेज को कैसे कंट्रोल करना है, 1 नंबर पे ले लो। तो कैसे आपको बैड न्यूज़ की ब्रेकिंग, जैसे मान लो अनफॉर्चुनेट किसी की डेथ भी हो गई है तो उसको समझाना, बताना, तो इसको बैड न्यूज़ की ब्रेकिंग कहते हैं कि मतलब कैसे उसको कन्विंस किया जाए, समझाया जाए, क्योंकि वो एक उसकी भी एक अलग ट्रेनिंग चलती है। हाँ जी। एक जैसे आपने बात करी कि समय समय पर ये ट्रेनिंग भी दी जाती है, अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है इस अस्पताल में तो वो आप तक अपनी कंप्लेंट कैसे पहुंचा सकता है? देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हमारे मल्टीपल टायर्स अप्रोच है हमारी। जैसे एक तो हमारा 24 घंटे देर आर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इन द हॉस्पिटल, चाहे वो नर्सिंग सुपरवाइजर हो, चाहे नर्सिंग मैट्रन हो, चाहे डिप्टीज हो, चाहे सुपरिंटेंडेंट्स हो, इमरजेंसीज में सीएमओज होते हैं, दे आर स्टेशनड हियर। आप प्राथमिक रूप से किसी भी अस्पताल से रिलेटेड बात के लिए आप उनसे मिल सकते हो। सीएमओज इमरजेंसी में स्टेशन होते हैं, नर्सिंग मैट्रन ऑफिस पूरे टाइम चालू रहता है जी। उसके अलावा हमारी पुलिस चौकी है, वो 24/7 चल रही है ना, उसमें हमारे एएसआई एसआई लेवल के अधिकारी बैठते हैं जी। उसके बाद में हमारे फ़ोन्स नंबर्स हैं, उन पे आप कर सकते हो। उसके बाद एक हमारी ग्रीवेंस सेल जो मैंने आपको बताया, वो 24/7 तुरंत रेस्पॉन्ड करती है। ओके। फिर हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी हमारी इंक्वायरी के नंबर्स हैं, ओके। वो हम ऑलमोस्ट सभी को पता है और नेट पे भी है, वो आपके माध्यम से भी हम और शेयर कर देंगे। ओके। उसके बावजूद फिर हमें मेल कर सकते हैं, हम डेली हमारी मेल चेक होती है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे नंबर ऑलमोस्ट नेट पे सब जगह उपलब्ध हैं। उसके बाद सरकार के भी अपनी सिस्टम्स हैं, आप कलेक्टर साहब को निवेदन कर सकते हो, आप हमारे प्रिंसिपल साहब को कह सकते हो, इवन मुख्यमंत्री जी की पोर्टल चलते हैं, 181 चलता है, 112 चलते हैं, ऐसे करके मतलब संपर्क पोर्टल चलता है मुख्यमंत्री जी का, जिसमें हमको विदिन 24 आवर्स उसको ठीक करके उसको कंप्लेंट को निस्तारित करनी होती है या फिर हमारे को स्पष्टीकरण देना होता है। तो बहुत उसमें सेंसिटिव है वो संपर्क पोर्टल। तो वैसे ही मतलब हमें हर लेवल की, अगर हम नहीं सुन रहे हैं कहीं तो आप ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल टीयर्स है कि मतलब इसमें आपको आपकी समस्या का निस्तारण विदिन 24 आवर्स सुनिश्चित किया जाएगा।
नीचे दी गई मेल आईडी पर भी आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं और जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उस पर भी आप अपनी कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट साहब तक पहुँचा सकते हैं। अभी हम जिस सेक्शन में है सर, ये क्या है? आईसीयू? ये आईसीयू जो अपने चल रहे हैं ना, जैसे इसमें फ्लोर वाइज आईसीयूज बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर जो एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर वाले चलाते हैं, ओके, इसमें हमारे 26 to 27 बेड्स हैं। सारे हर तरह के गंभीर मरीज रहते हैं, ट्रॉमा से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। कहीं भी किसी भी विभाग में कोई सीरियस होता है तो हमारे यहाँ आईसीयू में ले लिया जाता है। ओके। और इसके ऊपर यदि बात करें तो मेडिकल आईसीयूज हैं, जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड सारे पेशेंट हैं। उसके ऊपर हमारा सुपर स्पेशलिटी आईसीयू है, जिसमें न्यूरो और गैस्ट्रो के पेशेंट्स रहते हैं। न्यूरोलॉजी का आईसीयू पहले कहीं नहीं था, वो अपने वार्ड में ही रखते थे गंभीर, लेकिन हमने इसमें उनको अलग से आईसीयू दिया है डेडिकेटेड। वैसे यहाँ एक आईसीयू यहाँ पर है, हाँ, फिर एक ऊपर भी सेकंड फ्लोर पे है, फिर एक थर्ड फ्लोर पे भी है और फिर फोर्थ फ्लोर पे भी है। हर फ्लोर पे आईसीयूज है, अलग अलग विभागों का आवंटित है। एनआईसीयू भी है यहाँ पर? वो पीडियाट्रिक्स का है, नियोनेटल का अलग है, पीडियाट्रिक का अलग है, वो उस बिल्डिंग में अलग बिल्डिंग। तो ये कह सकते हैं हम कि आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए एमडीएम सक्षम है। बिल्कुल 100% है। हमारे पास सारी मशीनें हैं। इवन यहाँ पे देखिए, इको मशीन, सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे की मशीन, सब यहीं हो जाती है। आपको मशीन बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ पेशेंट्स के परिवार वाले भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को यहाँ सुविधा मिल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप यहाँ की सेवाओं से खुश हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ आईसीयू के बाहर जो परिवार के सदस्य बैठे हैं वो भी एमडीएम अस्पताल की सेवाओं से खुश हैं। तो अगर आपके आसपास भी कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो आप एमडीएम अस्पताल जो हैं अपने इलाज के लिए प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में हमने एक नवाचार जो सरकार ने कर रखा है, अपने यहाँ दवा सहायक की नियुक्ति करी, एक मरीज सहायक की नियुक्ति करी जो हमारे हेल्प करते हैं। तो दवा सहायक का मतलब होता है कि वो मरीज़ के लिए जो दवा डीडीसी से ला के मरीज़ को पहुंचाना, ताकि अटेंडेंट्स को बार बार आना जाना नहीं पड़ता। उसी तरह जो मरीज़ सहायक है, ये भी एक उसी का एक ग्रुप है, जिसमें आपको ड्रेस में इस तरह की एक डेडिकेटेड ड्रेस दे रखी है, जिसमें ये वार्ड में जैसे 40 मरीज़ हैं, उनकी बारी बारी से कोई किसी की जाँच करवानी है, किसी की हेल्प करनी है, तो जो किसी के साथ यदि कोई अटेंडेंट है तो ठीक है, नहीं है तो ये लोग उसकी मदद करके उसको दवाई दिला देते हैं, उसका सैंपल भिजवा देते हैं। उसको और भी कोई इशू है, उसको कोई समझ नहीं आ रहा, माँ योजना में कहीं हेल्प करनी है उसकी, तो वो भी ये करवा देते हैं। तो ये उसके सारे काम में, इवन उसको खाना कहाँ मिलेगा, किचन कहाँ है, सब जानकारी, वो एंड कैंटीन्स कहाँ पे है, तो वो सब के क्या बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे अपन ने पहले बात की जन आधार, आधार की, तो वो सब सूचना इनको एक ब्रीफिंग दी जाती है कि मरीज़ को थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहें, थोड़ी मदद करते रहें जहाँ तक हो सके, संभव हो सके। तो ये मरीज़ को एक बहुत उसमें मिल जाता है, क्योंकि हर मरीज़ के साथ 5 अटेंडेंट नहीं भी होते, कई बार एक ही होता है, कई बार अकेला भी मरीज़ होता है, कई बार अननोन भी। हमारे यहाँ आज की डेट में अगर बात करें तो 8 से 10 अननोन पेशेंट डेस्टिट्यूट भी भर्ती रहते हैं, तो उनकी भी ये लोग बहुत मदद करते हैं। और इनके पास एक आई कार्ड होता है और ये पिंक कलर का यूनिफॉर्म होता है। ये जिनके पास हो उनसे आप संपर्क कर कर यहाँ आकर मदद भी ले सकते हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा अस्पताल है, सिक्योरिटी का काफ़ी कंसर्न होता होगा, लोग आते होंगे, भीड़ बहुत आती होगी, पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो सुरक्षा के मद्देनज़र आपने यहाँ पर किन किन लोगों को अपॉइंट कर रखा है और क्या संख्या उनकी? सिक्योरिटी में भी सर हमारे, एक तो मैंने आपसे बताया कि एक तो पुलिस चौकी हमारी यहाँ एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, तो वो कंटिन्यूस हमारे अच्छे पुलिस के अधिकारी यहाँ उपलब्ध रहते हैं। ओके। तो 24 घंटे जो एक पुलिस का जो लेवल होता है सिक्योरिटी का, वो उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा हमारे 3 लोग सिक्योरिटी करते हैं। एक हमारे होमगार्ड की टीम है, जिसमें 50-60 के आसपास होमगार्ड जयपुर से अलॉट होते हैं। उसके अलावा हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स होते हैं, वो हमारे रहते हैं। उसके अलावा हमारी एक प्राइवेट कंपनी से भी हम गार्ड हायर करते हैं, मेल फीमेल गार्ड हायर करते हैं, तो वो भी रहते हैं। अब इसमें कई बार बहुत सारी शेयरिंग भी होती है, लेकिन मेन एंट्री पॉइंट्स पे, चेक पॉइंट्स पे, बड़े वार्ड्स, बड़े ओपीडीज के आगे उसके हिसाब से सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे रहता है जी। और ये करीब 200 प्लस गार्ड्स हमारे यहाँ है। 200 प्लस गार्ड्स, कमाल। और यहाँ मैं ये ई रिक्शा भी देख रहा हूँ, इनका क्या यूटिलाइजेशन होता है सर? ई रिक्शा, चूँकि सर अस्पताल का कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो ये भी हमने शुरू किया कि भाई जो हमारे पहले अधीक्षक थे उन्होंने ये शुरू किया था। तो उसमें ये था कि जैसे मरीज़ कोई कमज़ोर है, चलने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उसको मान लो डिस्चार्ज हो गया है या कहीं दूसरी जगह उसको दिखाना है, आउटडोर में कहीं जाना है, रिक्शा, हम क्या है प्राइवेट टैक्सियों को अंदर आना नहीं देते हैं, तो गेट वार्ड से लेके ओपीडी से लेके बाहर तक छोड़ने में ये मदद करते हैं। इनको केवल कैंपस के अंदर रहना ही अलाउ है, बाहर अलाउ नहीं है इनको। ओके। और एक हमारा जो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है जो सड़क के उस पार है, तो वहाँ तक इनको अलाउ है कि आप
कोई मरीज़ वहाँ से सैंपल लाना छोड़ना वहाँ पे अलाउ। वो सेंटर भी एक्टिव हो चुका है? वो हाँ बिल्कुल वो एक्टिव है, उसमें हमारी पूरी डायग्नोस्टिक चल रही है। वार्ड्स भी हमने जो कैंसर के वार्ड हमारे यहाँ थे वो अब रीजनल कैंसर में शिफ्ट कर दिए। ओके। गत 7-8 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है। 100 के आसपास उसका ओपीडी है, लाइनेक है, ब्रेकीथेरेपी है, टेलीथेरेपी है, सारे जितने भी वो हैं सारे बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये पीछे जो है ये कार्डियक इमरजेंसी यूनिट है गया, जी जी, ये आपका आईसीयू हो गया, ये डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, ये आपका ओपीडी हो गया और ट्रॉमा हो गया, ट्रोमा हो गया, और कैंसर का जो हॉस्पिटल है वो रोड के उस तरफ है। हाँ नया बना है, बहुत बड़ा सेंटर और है। जो पहले गेट फर्स्ट की तरफ अगर हम बात करें हाँ जी। तो वहाँ आप कौन कौन से अब डिपार्टमेंट? वहाँ जो है उसमें एक तो डायलिसिस है, हाँ पुराने वार्ड्स हैं जो डिपार्टमेंट के वार्ड्स हैं सारे के सारे वहीं हैं। और उसमें अगर आगे जाएंगे तो हमारी मॉर्चरी उधर है, जो भी वो भी नई बन रही है मॉर्चरी, उसका भी पूरा नया पास हो गया राजस्थान सरकार की तरफ से। 4 करोड़ रुपए का बजट, 4.5 करोड़ रुपए का, तो हाईली एडवांस नई बिल्डिंग बन रही है विद न्यू मशीन्स, तो वो बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट हो जाएगा। उसके बाद में हमारी गैस्ट्रो, न्यूरो और जेनेटिक की बिल्डिंग पीछे है। अच्छा। तो वहाँ मरीज जो जाते हैं दिखाते हैं न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और जेनेटिक विभाग जो वृद्धजन विभाग है वो हमारा पीछे की तरफ है। ये सब वही है ना हॉस्टल के सामने? हॉस्टल के सामने वाला ओके। जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पुराना गेट नंबर 1 के सामने जो एरिया था वहाँ पर अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं? देखिए, एक नंबर से जब एंटर होते हैं तो एक तो सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस आता है। ठीक है। एक हमारे यहाँ सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी चौकी भी रन होती है, ओके। जिसमें 24/7 प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैसनर वर्कर सारे रहते हैं, जो छोटा मोटा पीडब्ल्यूडी का काम जो भी होता है उसको ठीक करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए बहुत हेल्प है। मैं इसमें सरकार की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको भी। और उसके बाद जैसे अब आगे चलते हैं 1 नंबर से, तो हमारा एक अन्नपूर्णा रसोई योजना है जिसमें निःशुल्क भोजन मिलता है। और उसके बाद में हमारी कुछ ड्रग के वो है। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डायलिसिस सेंटर है इधर यहाँ पर है। हाँ, जिसमें नेफ्रोलॉजी वार्ड और डायलिसिस सेंटर पहले अलग अलग जगह थे, हमने एक जगह कर दिया इनको। तो मरीज अब एक जगह ही इसमें मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा पुराने जो एंट्री है इसमें हमारे पुराने न्यूरो सर्जरी, ENT, यूरोलॉजी के वार्ड्स हैं। कुछ मेडिसिन के भी, ऑर्थोपेडिक्स के भी वार्ड्स हैं जिनकी एंट्री यहाँ से हो सकती है। तो यहाँ पे ATM ये इंस्टॉल्ड है। अच्छा, ये पुराना गेट है OPD का। जो व्यक्तियों जिनको पता है कि पुराना अस्पताल, तो ये पुराने अस्पताल का OPD सेक्शन ये यहाँ पर हुआ करता था। अब यहाँ से सीधा वार्ड की एंट्री है और ये है SBI का ATM जो यहाँ रन कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर मरीज़ के साथ में आने वाले परिवारजन हैं, उन्हें किसी कैश की आवश्यकता है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। पर जैसा कि अस्पताल सरकारी है तो यहाँ किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, राइट सर? जी बिल्कुल। यहाँ राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं या पात्र हैं या जो हमारी सिटीजनशिप जिनके पास है, चाहे आधार हो, चाहे जन आधार हो, चाहे और कोई IDs हो, वोटर ID भी, तो उन सबको निःशुल्क इलाज दिया जाता है। सारे ट्रीटमेंट, इम्प्लांट्स, मतलब कैंसर की महंगी से महंगी दवाएं, करोड़ों रुपए के ट्रीटमेंट यहाँ पे एकदम निःशुल्क किए जाते हैं। ये यहाँ पे काउंटर किस चीज़ के हैं फिर? ये इंक्वायरी है सर हमारी। अच्छा। जैसे उस बिल्डिंग में वहाँ इंक्वायरी थी, हाँ। वैसे इस बिल्डिंग में ये इंक्वायरी। यहाँ पर भी पूछताछ के लिए ये काउंटर्स बने हुए हैं, इंक्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट हमेशा यहाँ से सेवा के लिए तैयार ये है। देखिए ग्रीवेंस सेल का एक वो, जैसे यहाँ पर भी ये ब्रांडिंग पूरी की हुई है कि अगर आपको कोई सुविधा चाहिए या आप यहाँ की सेवाओं से खुश हैं तो यहाँ WhatsApp नंबर भी दिया गया है और संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है 24/7। ये वार्ड्स देखिए, आधुनिक वार्ड है हमारे सारे बड़े। आनंद राठी ग्रुप हड्डी वार्ड। ये डोनर्स दाताओं के नाम भी लिखे हुए हैं। बिल्कुल। हर जगह पर मंदिर बने हुए हैं क्योंकि मेडिकल साइंस अपना काम करता है और आस्था अपना काम करती है। अभी हम जिस वार्ड में है ये ऑर्थोपेडिक्स का वार्ड है, डॉक्टर रामनिवास विष्णु जी का वार्ड है। ओके। इसमें सारे ऑर्थो, मेल फीमेल अलग अलग वार्ड्स हैं। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा माँ योजना का एक काउंटर है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसमें मरीज रजिस्ट्रेशन भी करवाता है, डिस्चार्ज के समय भी आता है। फिर हमारी सारी जो मरीज पे जितना भी खर्चा हुआ है जी, वो सब हम माँ योजना में अप्लाई करते हैं और वहाँ से हमें रिएम्बर्स होता है। तो ये हमारे बहुत सिस्टम, ये हेल्पफुल सिस्टम है जिससे हमारे जो अस्पताल का जो प्रति माह जो 7-8 करोड़ रुपए का खर्चा है वो हम माँ योजना से हमारे को रिएम्बर्स होता है। उसके अलावा सरकार के अपने मद भी हैं, उनमें भी पैसा आता है, पर इससे हमारा खर्चा काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। इसी के लिए शायद आपने पहले कहा था कि कार्ड होना ज़रूरी है। इसके लिए जन आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है और फिर उसका माँ योजना में उसका पंजीकरण हो जाए। जन आधार कार्ड और महा योजना में आपका पंजीकरण ज़रूर कराएं और इन्फॉर्मेशन को भी सबसे शेयर ज़रूर करें, लोगों को जागरूक करें।
रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल के ठीक सामने ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध ये है? हमारी सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग जेनेटिक भी इसी डिपार्टमेंट में चलता है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो जेनेटिक, जो वृद्धजनों के लिए अलग से विभाग है, जो केंद्र सरकार की एक वृद्धजनों की और राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। जो अभी इनको, जो पहले जेनेटिक वार्ड कहलाए जाते थे, आप वो रामाश्रय वार्ड उनका नामकरण कर दिया गया है। तो हमारे जो वृद्धजन है, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है, उनका ये अलग से एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि उनकी जो फिजियोलॉजी होती है, उनकी बीमारियां भी थोड़ी डिस्टिंक्ट होती है, तो उनकी उसमें एमडी मेडिसिन भी उसमें होती है जेनेटिक में। तो एक ही बड़ी बात है कि उसको एक बहुत स्पेशल कैटेगराइज करके अलग से विभाग बना दिया गया है। अलग से डॉक्टर्स भी हैं उसके, अलग से एमडी भी होती है उसमें। तो उसका एक पार्ट है जो ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि वृद्धजन वगैरह ऊपर नहीं जा सकते, तो उसको हमने ग्राउंड फ्लोर दे रखा है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे गैस्ट्रोलॉजी का विभाग है, जो लीवर, गॉल ब्लैडर, पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसे कौन हेड कर रहे हैं? उसके डॉक्टर सुनील दादीच हैं। और उसके बाद में उसका एंडोस्कोपी भी वहीं हो जाता है, ओपीडी भी वहीं है और वार्ड भी वहीं है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर जाए तो न्यूरोलॉजी का वार्ड है, जिसमें डॉक्टर शुभकंठ खिचड़ जी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर रेणु चौधरी है, नवीन सिरवी जी है। वो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड सारा, ओपीडी भी वहीं है, उनके वार्ड्स भी हैं। उनके आईसीयूज मल्टी लेवल में हमने दे दिए हैं अलग से। और उनकी जो, जैसे मान लो ईएमजी करना, एनसीवी करना, जो टेस्ट है उनके, ईजी करना, वो भी सारे वहीं हो जाते हैं। उसके और ऊपर चलते हैं तो हेमेटोलॉजी का, जो ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, उनके सारे यहाँ पे हो जाते हैं। वो भी एक तरह की सुपर स्पेशलिटी है, गोविंद पटेल उसको रन करते हैं। और उसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर्स, उनका सबका काम होता है। और उसी तरह, मतलब कहने का मतलब, रूमेटोलॉजी और जो एंडोक्राइनोलॉजी, जो नए विभाग है हमारे अस्पताल के, उनके वार्ड्स भी हमने यहाँ दे रखे हैं। तो इस बिल्डिंग में सारी सुपर स्पेशलिटी सारी इस बिल्डिंग में एक जगह ही मिल जाती है आपको। तो चाहे हम माने या ना माने, आज भी सरकारी अस्पताल जो है, वहाँ जो पेशेंट्स की संख्या है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सुविधाएं यहाँ पर भी बेहतरीन है, पर क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है तो कई बार थोड़ी सी देरी हो सकती है। इस समय हम खड़े हैं डायलिसिस सेंटर के पास में, एक्सेलेंस फॉर नेफ्रोलॉजी। थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। नेफ्रोलॉजी विभाग हमारा बहुत अच्छा विभाग है। इसमें हमारे 2 या 3 2 डॉक्टर्स हैं, 2 जेआरस हैं, एक एमओ है, और डॉक्टर सुरेंद्र राठौड़ उसको करते हैं, गवर्न करते हैं। उसमें हमारी नेफ्रोलॉजी की ओपीडी चलती है मंगलवार और शुक्रवार को। उसके अलावा हमारा 24/7 डायलिसिस सेंटर चलता है, जिसमें 34 के आसपास मशीनें हैं हमारे पास। बिल्कुल निकट ही इसका नेफ्रोलॉजी का वार्ड भी है, तो मरीज़ को यहीं से वार्ड से डायलिसिस से वार्ड होने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप आइए। इसमें हर तरह के गंभीर मरीजों का सबका एडवांस मशीनें हैं, सारी की सारी। कुछ डोनर्स द्वारा भी दी गई हैं, कुछ हमारी सरकारी मशीनें हैं। और इसके 2 सेक्शंस हैं, अंदर भी है, बाहर भी है। कुछ एक जो हमारे स्पेशली इन्फेक्टेड होते हैं हेपेटाइटिस के, उसके लिए एक अलग 3 मशीनें अलग है, तो मिक्स नहीं होती। जो हेपेटाइटिस और जो सीरो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो एड्स का हो, चाहे वो हेपेटाइटिस का हो, तो उनके लिए अलग डेडिकेटेड मशीन्स हैं। तो उनका उसी पे इलाज होता है, ताकि कॉमन मरीजों को वो शेयरिंग नहीं होती। तो जो पुराना इमरजेंसी था, वहाँ पर अब ये नया डायलिसिस पूरा हॉल बन चुका है, जहाँ अलग अलग सेक्शन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ पर डायलिसिस की सेवाएं मिल रही हैं। अब हम जिस विभाग में हैं, ये है मातृ एवं शिशु केंद्र। इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी, ये हमारे जो मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसमें हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं। एक मथुरा दास माथुर अस्पताल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो करीब 2400 बेड का हॉस्पिटल है। उसके बाद जनाना उमेद अस्पताल है, वो 700 बेड है, और ऐसे एमजीएच है, वो भी 700 बेड के आसपास है। तो पहले तक हमारे केवल उमेद अस्पताल में ही गायनी और पीडिया और जो जनाना और बच्चे वाला जो सारा देखभाल होती थी, वो जिसमें होती थी। पर अब हमारे मथुरा दास माथुर अस्पताल में भी एक बहुत बड़ी जनाना की विंग है, पिछले 8-10 साल से ये फंक्शनल है। इसमें 3 यूनिट्स है गायनी की और 3 यूनिट्स है पीडियाट्रिक्स की। ओके। तो इसमें हमारे गायनी से संबंधित, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फिर छोटे बच्चे, नियोनेटल, पीडियाट्रिक आईसीयूज़ भी हैं। 110 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू है यहाँ पे, करीब 60 बेड का एनआईसीयू है, एमटीसी है, माल न्यूट्रिशन वाले चैम्बर्स हैं, ओपीडीज़ हैं। बहुत अच्छा हमारा पीडियाट्रिक्स का विभाग है। मनीष पारक जी, अनुराग सिंह जी और विष्णु गोयल जी पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर साहब हैं, रेखा जाखड़ जी, आर.के. देवड़ा जी, और खुद प्रिंसिपल साहब हमारे जो बीएस जोधा सर हैं, वो हमारे इस बिल्डिंग को पूरा देख रेख करते हैं, उसकी सारा इंचार्ज हैं। तो ये करीब करीब हमारी बहुत अच्छी, करीब प्रतिदिन 40 के आसपास डिलीवरीज़ हैं, और ऑलमोस्ट फुल बेड ऑक्यूपेंसी है इस हॉस्पिटल की। इसका ओपीडी टाइमिंग क्या रहता है? इसका ओपीडी टाइम जैसे दूसरे अस्पतालों का है, 9 से 3 सर्दियों में और 8 से 2 गर्मियों में, और इमरजेंसी 24/7 रन करती है।
तो आज के इस पूरे वीडियो में डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी, जो कि अधीक्षक हैं मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर के, उनसे हमने सभी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ली, कहाँ कहाँ जांच होती है, कहाँ कहाँ मरीज़ों के लिए क्या व्यवस्था है, उसके बारे में बात की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। कुछ अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि क्या नवाचार हैं जो आपके कार्यकाल में हुए हैं और आने वाले समय में आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, राजस्थान सरकार के जो हमें उच्च अधिकारियों के जो निर्देश मिलते रहते हैं, उसमें हमेशा मरीज को केंद्र बिंदु माना जाता है। वो हमें जो मीटिंग्स में या राउंड्स पे बहुत ज़्यादा इनपुट जो हमें इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारे प्रिंसिपल साहब से भी, कि मरीज़ को सेंटर पॉइंट मान के आप सुविधाएं डेवलप करो, उनको क्या सुविधा हो रही है उसको ठीक करें। और उसी आधार पर जैसे हमने रीजनल कैंसर शुरू किया। पहले एक दिक्कत थी कि कैंसर के रोगियों को इलाज नहीं मिलता था, फिर हमने रीजनल कैंसर स्टार्ट कर दिया, जो काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी डिमांड थी। फिर हमने जैसे डायग्नोस्टिक विंग शुरू कर दी, फिर हमने जैसे न्यूरो इंटरवेंशन लैब चलाई, तो सरकार के निर्देश थे कि इसको अतिशीघ्र शुरू किया जाए। उसके अलावा जो ये दवा सहायक और ये जो मरीज़ हेल्पर हैं, जो ये राजस्थान सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, अपने यही हैं, ये भी सरकार की तरफ से हमें अनुमति थी। और इसके अलावा यदि बात करें, जैसे हमारी मॉर्चरी बहुत पुरानी थी, तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की और सरकार ने राउंड लिए। जब हमारे सेक्रेटरी मैम पधारे या सेक्रेटरी सर पधारे, तो हम उनको पूरा बहुत बड़ा मेगा राउंड, जैसे आज हमने राउंड लिया है, वैसे ही हमारे कलेक्टर साहब और कमिश्नर मैम वगैरह आते हैं, तो बहुत लंबा राउंड होता है। उसमें हम बहुत सारा मंथन हो जाता है, वो कुछ अच्छे उसमें से निकल के आते हैं निर्देश। तो उसमें जैसे मॉर्चरी पे बहुत वो था कि मॉर्चरी हमारी नई बनने लगी, तो एडवांस मॉर्चरी हमारी बहुत जल्दी विदिन 6 मंथ शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हमारा एक आपको मैं शेयर करूं कि जो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट का सेंटर है, काफ़ी समय से बंद पड़ा था ओटी, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आके वो केटी सेंटर हमने शुरू कर दिया है, और उस सेंटर में हमने ट्रांसप्लांट भी कर दिए 2। अरे वाह! तो ये एक बहुत ही नई उपलब्धि है। उसका जो कनेक्शन था, जो लिफ्ट थी, वो भी अब बन गई है, वो भी नई लग गई है, जो थोड़ी पुरानी थी। तो इस तरह से भामाशाह के माध्यम से नए वार्ड्स बन रहे हैं। 3-4 तो हम पिछले 2 साल में बना चुके हैं, और 2-3 अभी बन रहे हैं। एक वेटिंग एरिया डेवलप हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई वेटिंग एरिया बने हैं। हमारे जो ओटी और कॉटेज एक हमारी बहुत दिक्कत है, हमारे बहुत कम है एमडीएम अस्पताल में कॉटेज। तो हमारा 50 to 100 कॉटेज का जो प्रोजेक्ट है, वो हमारे निर्माणाधीन है। ओटी हमारे जो एक साथ ओटी कॉम्प्लेक्स, जैसे आपने देखा कि आईसीयू है, जैसे डायग्नोस्टिक विंग है, वैसे ही हमने एक ओटी का टावर भी प्लान किया है। तो वो भी हमारा कुछ शुरू हो गया है, और वो बहुत जल्दी आगे भी उसकी प्रक्रिया चलेगी। तो ओटी, सारे ओटी एक साथ आ जाएंगे और बिल्डिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारी बहुत सुविधा हो जाएगी। जो वेटिंग्स चल रही है चीज़ों में, या जो डेडिकेटेड ओटीज़ नहीं होते, कई बार मंडे को एक डिपार्टमेंट करता है, ट्यूसडे को दूसरा डिपार्टमेंट करता है, तो वो भी समस्या ठीक हो जाएगी। तो डिमांड्स, प्रॉब्लम्स, उनको उनके सॉल्यूशंस गवर्नमेंट से बात करके, उच्चाधिकारियों से राय लेके, ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे मैं ई संवाद की बात कर रहा था, वैसे हमारी मीटिंग्स ऑलमोस्ट मंथ में 4-5 तो बड़ी मीटिंग्स होती है, स्टेट लेवल की मीटिंग्स होती है। उसमें सारे स्टेट से इनपुट्स आता है, और फिर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए। तो बहुत स्क्रूटनी चलती है, फीडबैक्स चलते हैं। और हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है सर, मैं आपसे शेयर करूं कि जैसे कलेक्टर साहब या कमिश्नर मैम या कोई भी जेडीए, निगम, हम सबसे बहुत क्लोज एसोसिएटेड है जी। जैसे अब सड़क ख़राब हुई तो निगम और जेडीए हमारी सड़क बना रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट की उनसे। और कलेक्टर साहब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हम कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती है तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से पहुंचाते हैं। प्रिंसिपल साहब से कंटिन्यूस हमारा मार्गदर्शन रहता है। तो मतलब हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो सीएमएचओ साहब, जॉइंट डायरेक्टर साहब, मतलब एवरीबॉडी इज सो कनेक्टेड एंड हेल्पफुल, राइट। तो और उनके बिना इतना बड़ा डेवलप करना भी बहुत कठिन है। तो सबसे हमें फंड्स मिलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमें स्किल लैब, हमारी जो एक स्किल लैब है वो ट्रांसपोर्ट विभाग ने दी। इवन हमारी ऊर्जा विभाग से हमारी एक सीटी स्कैन की मशीन लगी। आप देखिए मतलब कौन सा विभाग है, और सीएसआर में हमारे अस्पताल में वो लोग पैसा देते हैं। सोलर को लेकर कुछ सोलर, हमारे सोलर प्लांट लगे हुए ऊपर, करीब 30-40% हमारी सोलर की उस पर डिमांड पूरी हो रही है सोलर की जी। और कुछ नई बिल्डिंग है जो क्या बन रही है अभी, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम उन पर भी इंस्टॉल कर लेंगे। अभी मैं जब पूरा भ्रमण आपके साथ कर रहा था तब मैंने देखा कि आपने पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं परिवार के, उनके लिए भी शेड्स वगैरह भी डिज़ाइन किए हैं। हाँ, वो भी बहुत एक अच्छा नवाचार लगा मुझे। वही है कि सरकार के निर्देश है कि मरीज आए, आराम से बैठे। तो कुछ लोग हमारे भामाशाह वेटिंग एरियाज बना रहे हैं, कुछ हमारी पीडब्ल्यूडी बना रही है, और पार्किंग के सारे हमने वेटिंग एरियाज विद शेड डेवलप किए हैं, जो थोड़े एस्थेटिक लुक भी देते हैं। थोड़ा एक बड़े वेटिंग एरियाज भी बनाए, जो इनसाइड भी बनाए और आउटसाइड भी बनाए। और उसके अलावा यदि बात करें कि
जो जैसे हमारा न्यूरो साइंस सेंटर बन रहा है, तो न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और साइकेट्री के सारे मरीज एक साथ, जो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सब एक बिल्डिंग में हो जाएगी। वैसे हमारे ओटी प्रोजेक्ट्स, कोटेज के प्रोजेक्ट्स हैं, मॉर्चरी है, पार्किंग का हमने भेजा हुआ है, हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए भेजा हुआ है, रोबोटिक्स के लिए बहुत जल्दी हमारा अप्रूवल आ जाएगा। और पीछे जो आपने मुझे एक बताया था प्लांट, जिससे कि यहाँ से जो कचरा निकलता है, उसके बारे में थोड़ा जी, सा वो बताइए। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एसटीपी प्लांट बोलते हैं। वो भी अभी शुरू हुआ है, विद इन 6 मंथ्स ही हुए उसको शुरू हुए। पहले क्या होता था सर, सारे हॉस्पिटल्स का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, नॉर्मल पानी भी है, कुछ केमिकल वाटर्स भी होता है, वो सारा मिलके बाहर जाता था और कॉमन उसकी ड्रेनेज थी। तो ये सरकार का ये निर्देश था कि भाई अस्पताल का चूँकि इन्फेक्शियस होता है, हैजार्डस भी हो सकता है, तो पहले उसको ट्रीट किया जाए। उसी प्लांट का नाम ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी बोलते हैं। सारा हॉस्पिटल का पानी वहाँ जाता है, वहाँ ट्रीट होता है। 3-4 चीज़ों में अलग अलग जगह होता है। जो सॉलिड वेस्ट बनता है वो खाद के रूप में और उसके में काम आता है, और वो भी ट्रीट होता है, आगे जाके अलग कलेक्ट हो जाता है। फिर एक मिक्स पानी होता है, जो गंदा पानी होता है वो नाली में चला जाता है, और एक क्लीन वाटर भी डेवलप होता है उसमें, जो गार्डनिंग वगैरह के काम आता है। उसको हमने हमारी पार्किंग में भी यूज़ कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज तक लाइन भेजने का प्लान है। इवन शास्त्री सर्कल तक कलेक्टर साहब ने तो ये भी कहा कि ये लाइन अगर ले जाना चाहे तो वहाँ तक भी ले जा सकते हैं। और 5 साल तक तो वो एसटीपी प्लांट जिसने RUIDP ने बनाया है, जिस एजेंसी ने बनाया है, वही उसकी टेक केयर करेगी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि 5 साल तक इसमें हमारा कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा। तो एक बहुत बड़ा ये एसटीपी। एक लिक्विड ऑक्सीजन का भी प्लांट देखा मैंने। ऑक्सीजन से आपको पता है कि बहुत ही जीवन रक्षक गैस है, और कोविड में हम सब ने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस समझी, और उसी दौरान और उसके बाद भी लगातार हॉस्पिटल की डिमांड पे, जैसे हमारे PSA प्लांट्स है जो वातावरण की हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं, वो है हमारे यहाँ 4। और लिक्विड ऑक्सीजन जो आती है हमारी टैंक्स में आती है, वो यहाँ कलेक्ट होती है और फिर वो हमारे पूरे हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमारे 20 KL के 2 लिक्विड प्लांट्स हैं, जिससे हमारे पूरे अस्पताल में अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आप देखिए कि कहीं आवश्यकता है ही नहीं। बहुत मिनिमल 25-50 सिलेंडर से ज़्यादा इसका कंजप्शन खत्म हो गया। सारा हमारा लिक्विड प्लांट पे चल रहा है। प्योर मेडिकल ऑक्सीजन 99.9% जाती है, और वो प्रेशर से रिलीज होती है, तो उसमें कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का भी कहीं रोल नहीं है। यानी कहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर बाधित भी हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी नहीं आता। इतना बड़ा अस्पताल, इतनी सुविधाएं, फिर भी जो पेशेंट्स जो हैं, ऐसा सुनने में आता है, वही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एम्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसका क्या कारण है आपके मद्देनज़र? देखिए सर, चाहे एम्स हॉस्पिटल हो, चाहे मथुरादास हो, चाहे दूसरे छोटे हॉस्पिटल हो, हम सब का अल्टीमेट मोटिव एक ही है। हम सब का एक लेवलिंग है, हम सबके एक क्षेत्र है, एक फील्ड है। और मथुरादास माथुर अस्पताल और एम्स तो हम कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में हम उनसे मदद लेते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, सलाह लेते हैं। ट्रीटमेंट शेयरिंग भी होती है, मरीजों की भी शेयरिंग होती है। हमारे यहाँ से मरीज़ वहाँ जाते हैं, वहाँ से हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं, ऐसा भी है। तो कुछ चीज़ों में हम थोड़े ठीक हैं, कुछ चीज़ों में एम्स बहुत अच्छा है, पर एम्स एक्सटेंडेड हॉस्पिटल है, और हम एम्स के आने से हमें इतना फ़ायदा हुआ है, कुछ हमारा लोड भी कम हुआ है। हाँ। और कुछ एम्स का स्टैंडर्ड को भी हम अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो कंपटीशन होने से हम भी बेटर हुए हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि जोधपुर में एम्स है। और बहुत सारी योजनाओं में हमारे MUs है, जैसे गैस्ट्रोलॉजी में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, जैसे MH का, एम्स का। ये डिज़ास्टर में हमारा बहुत अच्छा है। आप पिछले दिनों जब ब्लैकआउट्स वगैरह हुए थे, तब बहुत अच्छा कुछ चीज़ें एम्स ने संभाली, कुछ MDM ने संभाली। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और एम्स से जो मरीज़ वहाँ भर्ती नहीं किए जाते, वो भी हमारे यहाँ आके भर्ती होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारे अस्पताल में जो भी आता है उसे भर्ती किया ही जाएगा हर हालत में, चाहे हमें टेम्परेरी वार्ड एक्सटेंड करना हो, चाहे नई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को यूज़ करना हो, चाहे हमें इवन कई बार तो रातों रात हमें एक नया वार्ड बनाना पड़ता है कि हम ना नहीं कह सकते किसी को। और जहाँ तक शिकायत की बात मैं बताऊँ कि जैसे 30,000 टेस्ट में अगर 2 टेस्ट सैंपल ख़राब हो गए, तो सर इतनी एरर तो आपकी स्टेटिस्टिकली अप्रूव्ड है कि कई बार क्लॉट हो जाता है, कई बार जैसे आपने गीला हाथ पकड़ लिया तो उसका स्कैनर ख़राब हो जाता है, कई बार मशीन कैलिब्रेशन में चली जाती है। तो जहाँ हज़ारों में टेस्ट होते हैं, जहाँ 6,000 मरीज रोज़ के आते हैं, जहाँ 250 एडमिशन्स 300 एडमिशन्स हो रहे हैं, तो उनमें एक आधे मरीज में कोई समस्या, हालांकि उसको भी हम मिनिमल करना चाहते हैं, लेकिन वो ज़ीरो करना बहुत मुश्किल है। उसको हम एक निम्नतर स्तर पे लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि चाहे समस्या हो, चाहे कंप्लेंट्स हो उसको। और सबसे बड़ा फोकस ये किया जाता है कि एक कंप्लेंट आ गई तो वो दोबारा नहीं आए। नहीं है। आम जनता से क्या अनुरोध है आपका, जो ये वीडियो देख रहे हैं?
बिल्कुल सरकार के जितने भी स्वास्थ्य उपक्रम हैं, चाहे अस्पताल और डिस्पेंसरीज हो, वो सब आप लोगों के लिए है। और हम सब आप लोगों के लिए इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी हमारे डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, पूरी हमारी टीम है, वो दिन रात आप लोगों के लिए हाजिर रहती है। हम आपसे एक तो थैंकफुल हैं आपको कि आप हम पे इतना भरोसा करते हैं। आज जो ये भीड़, आज जो ये संख्या है, जो लाखों में जो संख्या अस्पताल में ट्रीट होती है, ऑपरेट होती है, हज़ारों की संख्या में लोग अपने वापस घर जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो ये सब आप लोगों के सहयोग से ही है। और मेरा आपसे अपील यही है कि अनुरोध है कि आप हम पे भरोसा रखें, और जो प्रोसीजरल डिलेज़ हैं या जो ठीक होने में जो नॉर्मल प्रोसेस है एक बीमारी के ठीक होने में, इवोल्यूशन में एक, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हर बीमारी के होते हैं, डेथ्स हर हॉस्पिटल्स में होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे जो जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, तो उनको हमें कहीं ना कहीं स्वीकार भी करना पड़ता है। इवन हम लोगों के परिजन भी कहीं ना कहीं एक बीमार होते हैं, उनको भी कई बार नुकसान हो जाता है। तो आपके परिजन हमारे परिजन हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे रिलेटिव्स हैं, हम सब एक फैमिली है। मैं आपसे एक शेयर करूं कि सर, अस्पताल या मेडिकल में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। तो इसलिए जो पीएसएम में हेल्थ पढ़ाई जाती है, तो वो यही पढ़ाई जाती है कि हेल्थ इज़ फॉर कम्युनिटी। राइट। कि जब तक समाज में एक अंतिम व्यक्ति तक हेल्थ की योजनाएं नहीं पहुंच जाती, उसकी अवेयरनेस नहीं पहुंच जाती, चाहे वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, बीमारियों के बारे में अवेयरनेस जो हमारा रेगुलर एक प्रोसेस है, वो कहने का मतलब है हेल्थ सेक्टर और कम्युनिटी बहुत आपस में इंटर रिलेटेड है। और इसमें जितना अच्छा सामंजस्य बना रहे, उतना ही हम भी अच्छा काम कर पाते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम पे विश्वास रखें, भरोसा रखें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी गई, वो अटमोस्ट और एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की सुविधाएं दी जाती है। जो सुविधाएं यहाँ मिलती है वही बॉम्बे में मिलेगी आपको, वही आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी आपको। सही बात है। तो ये जो यूनिवर्सल जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है कि सबको एक जैसा समान हेल्थ देना, वो सरकार का भी गोल है और WHO का भी गोल है। तो मैं आप सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और प्रसन्न रहने की भी कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे अस्पताल में इतना लंबा चौड़ा दौरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। और आशा करते हैं हमारा अस्पताल और उत्तरोत्तर प्रगति करे, नई नई चीज़ें आए, और हमारे IPD टावर, रोबोटिक सर्जरी, हमारा OT प्रोजेक्ट्स, ये सब जल्दी कंप्लीट हो, तो आम जन के उपयोग के काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की है कि मथुरा दास माथुर अस्पताल की प्रक्रिया, सिस्टम जो है वो आप तक पहुंचे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवार, दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, और वो तमाम लोग जिन्हें कभी भी इमरजेंसी में मेडिकल की आवश्यकता पड़े और वो जोधपुर आएँ, तो आई होप कि ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। पार्किंग के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए एक अनुमानित शुल्क है जो तय किया गया है। अगर पार्किंग में भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे की मांग की जाए तो आप सुपरिटेंडेंट साहब के ऑफिस में शिकायत भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए, डॉक्टर साहब का, पूरे अस्पताल के प्रशासन और अधिकारियों का, और हमारे कैमरा पर्सन सचिन जी और नमन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।